हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। हम इस चैनल के माध्यम से एनसीईआरटी अर्थशास्त्र विषय के संदर्भ में एक सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं और इस सीरीज के अंतर्गत हम कक्षा 9 से कक्षा 12 तक इन सभी कक्षाओं का विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं। और जो ये एनसीईआरटी होती है इसका अपने आप में कई ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि एनसीईआरटी के पढ़ने से हमारी बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, हमारे सोचने समझने की जो शक्ति है वो कई ज़्यादा विकसित होती है। तो इसी महत्वता को देखते हुए हमने इस सीरीज की शुरुआत की है। और ये जो सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, इस सीरीज का महत्व उन सब के लिए तो है ही है जो भी इन कक्षाओं में पढ़ रहे हैं या स्कूलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने स्कूलिंग कर ली है और वो चाहे किसी भी तरह के कंपटीशन की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, यदि उसमें जरा सा भी अर्थशास्त्र विषय का रोल है तो उन सब के लिए भी ये सीरीज उपयोगी रहने वाली है। क्योंकि हमने इस सीरीज को तब जाकर के आप सबके सामने प्रस्तुत किया है जब हमने इन सभी कक्षाओं की एनसीईआरटी को खुद से अध्याय वाइज लाइन बाय लाइन रीड किया है, तब जाकर के आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से जो ये सीरीज है, ये सीरीज आप सबके लिए उपयोगी रहने वाली है। हमने इस सीरीज के माध्यम से एक सरल शब्दों में बेहतरीन तरीके से विश्लेषण आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत एनसीईआरटी अर्थशास्त्र विषय के कक्षा 10 के अध्याय 4 के संदर्भ में विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। जो ये अध्याय 4 है, ये अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। हम इस वीडियो के अंतर्गत जो भी विश्लेषण करेंगे वो कक्षा 10 के स्टैंडर्ड के हिसाब से करेंगे। जो कक्षा 10 के अध्याय 4 में जो भी टॉपिक होंगे वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित, उन सभी के संदर्भ में विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए एक एक करके बारी बारी से इसकी शुरुआत करते हैं कि किस तरह से अध्याय 4 में वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के माध्यम से कहने का प्रयास किया गया है। तो चलिए बारी बारी से शुरुआत करते हैं। वैश्वीकरण को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि अंतर्देशीय उत्पादन होता क्या है। अंतर्देशीय उत्पादन, या हम इसको बंद अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। अंतर्देशीय उत्पादन या बंद अर्थव्यवस्था वह है जब कोई देश अपने देश की सीमाओं के अंदर ही उत्पादन करता है, कारोबार करता है, आर्थिक गतिविधियां करता है, तो उसको हम अंतर्देशीय उत्पादन या बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। और यहाँ पे बंद अर्थव्यवस्था या अंतर्देशीय उत्पादन में किसी भी तरह का विदेशी कारोबार यहाँ पे नहीं होता है। भारत में 20वीं सदी के मध्य तक किस तरह से यहाँ पे जो भी उत्पादन होता था वो देश की सीमाओं के अंदर ही वो सीमित होता था। 20वीं शताब्दी के मध्य यानी कि 1950-55 तक यहाँ पे विदेशी व्यापार दूर दूर तक नहीं दिखाई देता था। यहाँ पे जो भी कारोबार होता था वो अपने देश के अंदर ही होता था। किसी भी तरह का विदेशी व्यापार यहाँ पे नहीं होता था। जो भी आर्थिक गतिविधियां होती थी, जो भी उत्पादन होता था वो देश की सीमाओं के अंदर होता था। तो उसे हम अंतर्देशीय उत्पादन या बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब हम इसके बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों के संदर्भ बात करेंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनी है क्या, ये किस तरह से ये कार्य करती है। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वो होती है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण या स्वामित्व रखती है। यानी कि ये बहुराष्ट्रीय कंपनी इतनी बड़ी होती है जो एक से अधिक देशों में वो उत्पादन करती है, उस पर नियंत्रण करती है, उसका स्वामित्व रखती है। यह वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां ये विश्व स्तर पर करती है। ये बहुत बड़े लेवल पर करती है। इसका जो क्षेत्र है वो कई ज्यादा विस्तृत होता है। और इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा जो निवेश किया जाता है उसे हम विदेशी निवेश कहते हैं। जब कोई भी कंपनी या बहुराष्ट्रीय कंपनी किसी देश में ये निवेश करती है तो उस देश के लिए ये विदेशी निवेश कहलाता है। विदेशी व्यापार का
ये कंपनियां बहुत बड़ा भाग नियंत्रित करती है, क्योंकि इसका एक तो संपत्ति है वो भी अधिक होती है, इसका क्षेत्र भी कहीं ज्यादा विस्तृत होती है, ये कंपनियां बहुत ज्यादा बड़ी होती है। तो इसीलिए जो भी विदेशी व्यापार होता है उसका बहुत बड़ा भाग इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। कई बार तो ये देखा जाता है जो ये कंपनियां इतनी बड़ी होती है, जो टॉप की कंपनियां हैं, इनकी संपत्तियां इतनी होती है कि कई सरकारों का जो बजट होता है उस बजट से भी अधिक होती है। तो इस तरह से ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो बहुत बड़ी होती है और ये जो भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है वो विश्व स्तर पर करती है। तो इस तरह से जैसे कि इस चित्र के माध्यम से भी दिखाया गया है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां अनेक देशों में किस तरह से वो स्थापित होती है और वहाँ की जो नीतियाँ होती है उन नीतियों के अकॉर्डिंग वो कार्य करती है और वो वहाँ पे उन देशों में उत्पादन से संबंधित वो यूनिट स्थापित करती है, जिससे कि वो बड़ी बेहतरी के साथ वहाँ पे वो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर सके, वहाँ पे वो कारोबार कर सके। जब ये कंपनी उस देश में निवेश करती है, वो यूनिट स्थापित करती है, तो यहाँ पे किस तरह से वो निवेश इस देश के लिए विदेशी निवेश कहलाता है। और जब वो निवेश करती है ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां, तो यहाँ पे रोजगार में वृद्धि होती है, यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है जो एक तरह से कंपनी होती है और ये बहुत बड़ी होती है, जो ये उत्पादन करती है, ये उत्पादन विश्व स्तर पर करती है। तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है। अब हम इसके बाद विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण के संदर्भ में बात करेंगे कि किस तरह से विदेशी व्यापार होता है और विदेशी व्यापार के माध्यम से बाजारों का एकीकरण होता है। विदेशी व्यापार किस तरह से विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का ये मुख्य माध्यम है, क्योंकि विदेशी व्यापार के माध्यम से एक देश का कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, और किस तरह से यह अन्य देशों के साथ जब वो व्यापार करता है तो वास्तव में विदेशी व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का एक मुख्य माध्यम है, क्योंकि विदेशी व्यापार के माध्यम से दो देशों के साथ व्यापार होता है और इसीलिए ये आपस में जोड़ने का एक मुख्य माध्यम है। व्यापार खुलने से वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होता है। जब व्यापार में किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं होता है, किसी भी तरह की रुकावटें नहीं होती है, तो इससे क्या होता है, वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होता है। किस तरह से बड़ी आसानी से हम अपनी वस्तुओं को दूसरे देश के बाजार में उसे बेच सकते हैं, जब किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं होगा व्यापार को लेकर के। जब एक बिना किसी रुकावट के साथ व्यापार होगा, हम बड़ी सरलता से दूसरे देश के बाजार में वस्तुओं को बेचेंगे, तो ऐसे में क्या होता है, उस बाजार में वस्तुओं के जो विकल्प होंगे वो विकल्प बढ़ जाएंगे और इससे ये भी देखने को मिलता है दो बाजारों में एक ही वस्तु का जो मूल्य है वो एक समान होने लगता है, क्योंकि उन दोनों उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा के साथ साथ यहाँ पे किस तरह से मूल्यों को लेकर के भी और गुणवत्ता को लेकर के भी ये प्रतिस्पर्धा देखी जाती है। तो इससे क्या होता है, उपभोक्ता को किस तरह से यहाँ पे फायदा होता है, उनको एक उचित कीमत पर और उचित गुणवत्ता के साथ वस्तुएं की उपलब्धता यहाँ पे हो पाती है, वस्तुएं मिल पाती है। दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और इस प्रकार विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों से जोड़ने या एकीकरण में ये सहायक होता है कि किस तरह से कोसों मील दूर एक राष्ट्र में कोई उत्पादक है वो रहता है और किस तरह से वो दूसरे देश में
दूसरे देश के उत्पादक से वो प्रतिस्पर्धा करता है। तो इस तरह से विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को एक साथ जोड़ता है और एकीकरण में वो सहायक होता है। कहाँ हम ये देखते हैं कि एक देश की जो वस्तुएं हैं वो वस्तुएं किस तरह से दूसरे देश की वस्तुओं को वो किस तरह से चैलेंज देती है, किस तरह से उनके बीच प्रतिस्पर्धा देखी जाती है। तो इस संदर्भ में हम ये कह सकते हैं विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने में ये सहायक होता है। और यहाँ पे ये होना जरूरी है कि व्यापार में किसी तरह का प्रतिबंध ना हो, व्यापार में किसी तरह की रुकावटें ना हो, तब जाकर के हम विदेशी व्यापार कर पाते हैं। तो इस तरह से विदेशी व्यापार और बाजारों के एकीकरण के संदर्भ में है। अब हम इसके बाद वैश्वीकरण के बारे में बात कर लेते हैं कि वैश्वीकरण होता क्या है। वैश्वीकरण जैसा कि शब्द से प्रतीत हो रहा है, विश्व का एकीकरण। वैश्वीकरण को हम भूमंडलीकरण भी कहते हैं, हम भूमंडलीकरण भी कह सकते हैं और वैश्वीकरण भी कह सकते हैं। और किस तरह से जब विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण हो तो उस प्रक्रिया को हम वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण यानी कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। जब हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ेंगे तो उसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। कि किस तरह से इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि जो ये वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण हम एक देश की जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ते हैं। किस तरह से टेक्नोलॉजी के विकास के द्वारा, किस तरह से हम जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी है उसके विकास के द्वारा, किस तरह से जो निरंतर जो विकास और निरंतर जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके चलते जो वैश्वीकरण है वैश्वीकरण हो पाता है, जिससे कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ हम जोड़ पाते हैं। इसको हम बड़ी डिटेल में तब समझ पाएंगे जब हम वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले जो कारक है उन कारकों को समझेंगे कि ऐसे कौन से कारक है जो वैश्वीकरण को संभव बनाते हैं। जिसमें कि पहला है प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति। जब प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति होती है, जब निरंतर इस तरह से टेक्नोलॉजी का विकास होता है जिसमें कि बड़ी सरलता के साथ हम विदेशी व्यापार भी करते हैं, हम एक दूसरे के साथ हम संपर्क स्थापित करते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है हम परस्पर संबंध बना पाते हैं दोनों देशों के बीच, और हम किस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को किस तरह से दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ हम जोड़ पाते हैं। और इसी तरह से परिवहन के विकास से किस तरह से हम विदेशी व्यापार बड़ी आसानी से करते हैं और किस तरह से हम एक देश से दूसरे देश के साथ किस तरह से जो कनेक्टिविटी है वो कनेक्टिविटी हो पाती है। जैसे कि यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है किस तरह से एरोप्लेन के माध्यम से और जो सड़क परिवहन है उसके माध्यम से, रेल परिवहन के माध्यम से, इनके विकास के जरिए भी जो वैश्वीकरण है वैश्वीकरण संभव हो पाता है। परिवहन के विकास से विश्व व्यापार में बहुत उन्नति हुई है और इससे लंबी दूरी तक वस्तुओं को कम लागत पर पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि जब परिवहन का विकास होता है तो इससे हम वस्तुओं को जब एक देश से दूसरे देश में भेजते हैं तो कम लागत पे हम भेज पाते हैं, क्योंकि जब परिवहन का विकास बड़ी बेहतरी के साथ होता है, जो परिवहन की जो लागत होती है इससे परिवहन की लागत में कमी आती है, तो इससे कहीं ना कहीं वैश्वीकरण संभव हो पाता है। और इसके साथ साथ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास। जब सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास होता है तो इससे भी किस तरह से वैश्वीकरण संभव हो पाता है, किस तरह से वैश्विक व्यापार में सहायता मिलती है। जब सूचना
के संदर्भ में इस तरह से विकास होता है जिससे कि हम सूचनाओं को बड़ी आसानी से एक देश से विश्व के किसी भी कोने पर उन सूचनाओं को पहुंचा सकते हैं। और संचार से संबंधित जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का इस तरह से विकास होता है, तो इससे कहीं ना कहीं वैश्विक व्यापार में हमें सहायता मिलती है। जैसे कि इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि किस तरह से हम टेक्नोलॉजी की सहायता से, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विकास से किस तरह से हम विश्व के किसी भी कोने में हम संपर्क स्थापित कर सकते हैं। किस तरह से जो टेलीफोन का विकास हुआ है, किस तरह से इंटरनेट का विकास हुआ है, किस तरह से इंटरनेट के विकास से हम 1 मिनट में, सेकंडों में किस तरह से विश्व के किसी भी कोने में बैठे हुए लोगों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो इससे क्या है, इससे यह हो पाता है कि वैश्विक व्यापार में सहायता मिलती है, जिससे कि वैश्वीकरण संभव हो पाता है। तो इस तरह से ये वैश्वीकरण है और वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले ये कारक है जिनके चलते वैश्वीकरण संभव हो पाता है, जिससे कि हम एक देश से विश्व के किसी भी कोने में संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और अब हम इसके बाद ये बात करेंगे कि विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण समझेंगे कि किस तरह से विदेशी व्यापार होता है और क्या विदेशी निवेश होता है, क्या उदारीकरण होता है। तो सबसे पहले विदेशी निवेश को ही समझ लेते हैं। विदेशी निवेश यानी कि जब विदेशी कंपनी दूसरे देश में अपना कारोबार बढ़ाना चाहती है तो ऐसे में किया गया निवेश ही विदेशी निवेश कहलाता है। जब कोई विदेशी कंपनी किसी देश में अपना कारोबार वो बढ़ाना चाहती है और वहां पे उत्पादन से संबंधित वो यूनिट स्थापित करना चाहती है, जब वहां पे वो कारोबार बढ़ाती है, वहां पे निवेश करती है, तो उसके द्वारा जो किया गया जो निवेश है वह ही विदेशी निवेश कहलाता है। तो इस तरह से ये विदेशी निवेश होता है। अब हम इसके बाद विदेशी व्यापार को समझ लेते हैं कि विदेशी व्यापार होता क्या है। विदेशी व्यापार जब एक देश दूसरे देश से व्यापारिक गतिविधि करता है, व्यापारिक गतिविधियां संचालित करता है, तो उसे ही विदेशी व्यापार कहा जाता है। जब कोई देश दूसरे देश के साथ व्यापारिक गतिविधि करता है, कारोबार करता है, तो उसे विदेशी व्यापार कहा जाता है। इसके अलावा जब कोई भी सरकार विदेशी उत्पादों पर या आयाती जो वस्तुएं होती है उन वस्तुओं पर कर लगाती है कोई भी सरकार, तो उसको हम क्या कहते हैं, व्यापार अवरोधक कहा जाता है। उसे हम व्यापार अवरोधक कहते हैं, क्योंकि ये किस तरह से विदेशी वस्तुओं को अपने देश से वो प्रतिबंधित करता है, किस तरह से अपने देश में आने से व्यापार अवरोधक रोकता है, क्योंकि यहाँ पे कर लगाया जा रहा है। जब कोई सरकार कर लगाती है आयातित वस्तुओं पर, तो इससे क्या होता है, उन वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। जब कीमतें बढ़ेगी तो स्वाभाविक है वहाँ के जो उपभोक्ता है वो उपभोक्ता उन वस्तुओं को नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उनकी कीमतें अधिक है, जिससे कि उन वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। तो ऐसे में जो व्यापार अवरोधक है, किस तरह से ये विदेशी वस्तुओं को प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि उन पे कर लगाए जाते हैं। कर लगाने से उन वस्तुओं को महंगा किया जाता है, जिससे कि उन वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। और जब सरकार के द्वारा इन प्रतिबंधों को, इन अवरोधों को हटाया जाता है, बिल्कुल इन अवरोधों को हटाया जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को उदारीकरण कहा जाता है। जब किसी भी तरह के प्रतिबंध नहीं लगाए जाते हैं, जो प्रतिबंध पहले लगाए जाते थे उन प्रतिबंधों को जब हटाया जाता है, तो इस प्रक्रिया को उदारीकरण कहा जाता है। अब उदारीकरण के बदौलत बिना किसी रुकावट के विदेशी व्यापार होता है और बड़ी आसानी से एक देश के उत्पाद दूसरे देश में वो बेचे जा सकते हैं, क्योंकि अब किसी भी तरह के प्रतिबंध नहीं होते हैं उदारीकरण की तरह। किस तरह से उदारीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है,
सरकार के द्वारा लगाए गए जो भी प्रतिबंध होते हैं उन प्रतिबंधों को हटाया जाता है इस उदारीकरण की प्रक्रिया में। भारत में 1991 में उदारीकरण की नई आर्थिक रणनीति के रूप में अपनाया गया। यहाँ पे 1991 के बाद भारत में उदारीकरण की शुरुआत हुई। तो इस तरह से ये विदेशी निवेश, विदेशी व्यापार और उदारीकरण है। अब हम इसके बाद विश्व व्यापार संगठन के बारे में बात करेंगे। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है और किस तरह से ये क्या करता है? जो WTO है, विश्व व्यापार संगठन है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में 77 देशों के साथ हुई और वर्तमान में WTO में, विश्व व्यापार संगठन में 164 सदस्य देश है और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और WTO एक सुव्यवस्थित और स्थायी विश्व व्यापार की एक संस्था है और विश्व व्यापार संगठन ये सुनिश्चित करता है कि बिना किसी रुकावट, बिना किसी प्रतिबंध के व्यापार हो सके। WTO के जो भी नियम होते हैं वह सदस्य देशों पर वो बाध्यकारी होते हैं, नहीं तो सदस्य देश उनके विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं अगर कोई सदस्य देश उन WTO के नियमों को वो नहीं मानते हैं, उनको फॉलो नहीं करते हैं। तो इस तरह से ये WTO है। WTO ये सुनिश्चित करता है कि व्यापार बिना किसी प्रतिबंधों के साथ हो और किसी भी तरह की रुकावटें ना हो। जो प्रतिबंध है वो प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। एक खुली अर्थव्यवस्था के संदर्भ में यह नजर रखता है विश्व व्यापार संगठन। तो इस तरह से ये विश्व व्यापार संगठन है। अब हम इसके बाद भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में बात करेंगे कि वास्तव में भारत में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है, किस तरह से जो प्रभाव है वो किन किन संदर्भों में है। तो यहाँ पे हम वैश्वीकरण के प्रभावों को 2 संदर्भों में देखेंगे, जिसमें कि सकारात्मक प्रभाव देखेंगे और नकारात्मक प्रभाव देखेंगे। तो सबसे पहले वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभावों को देख लेते हैं कि किस तरह से भारत में वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव है, जिसमें कि सबसे पहले है बड़े स्तर पर प्रतिस्पर्धा। बड़े स्तर पर प्रतिस्पर्धा ये कैसे? जब वैश्वीकरण के साथ किस तरह से जो व्यापार होता है, व्यापार बिना किसी प्रतिबंधों के साथ हो और एक देश के जो उत्पाद है वो दूसरे देश में बेचे जा सके, तो ऐसे में क्या होती है, उनमें प्रतिस्पर्धा होती है। वो प्रतिस्पर्धा कीमत को लेकर के होती है, वो प्रतिस्पर्धा गुणवत्ता को लेकर के होती है, जिससे क्या करता है, जो उत्पादक है वो और बेहतर बनाने का प्रयास करता है, जिससे कि कीमत को भी एक न्यूनतम दर पर रखा जा सके और उसकी गुणवत्ता बेहतर से बेहतर की जा सके, ताकि उस वस्तु को उपभोक्ता तक इस तरह से पहुंचाया जा सके ताकि उन उपभोक्ताओं के लिए वो एक इस तरह से स्वीकार्य वस्तु हो जो उसकी गुणवत्ता भी बेहतर हो और उसकी कीमत भी उचित हो सके। तो इस तरह से बड़े स्तर पर प्रतिस्पर्धा होती है, जो कहीं ना कहीं भारत जैसे देश के लिए काफी जरूरी है। और इसके साथ साथ जीवन स्तर में वृद्धि, जीवन स्तर में वैश्वीकरण से कहीं ना कहीं वृद्धि होती है कि जो प्रतिस्पर्धा है, प्रतिस्पर्धा के कारण वस्तुओं की जो गुणवत्ता है वो बेहतर होती है और लोगों की जो दिनचर्या है वो भी बेहतर होती है और उपभोक्ताओं को बेहतर उत्पाद मिल पाते हैं, जिससे कि ये स्वाभाविक है उन वस्तुओं के उपभोग से लोगों का जीवन स्तर बेहतर होता है। तो यहाँ पे वैश्वीकरण के चलते लोगों का जीवन स्तर बेहतर होता है। और अगला है निवेश में वृद्धि। जब वैश्वीकरण से विदेशी निवेश बढ़ेगा और जो भी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं और वो कंपनियां यहाँ पे निवेश करेगी, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे निवेश में वृद्धि होगी, यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे रोजगार में वृद्धि होगी। तो ये स्वाभाविक है, वैश्वीकरण के चलते बिना किसी रुकावट के जब व्यापार होगा तो कहीं ना कहीं विदेशी कंपनियां यहाँ पे निवेश करेगी, जिससे कि निवेश में वृद्धि होगी
और चौथा है तकनीकी उन्नति। जब बिना किसी रुकावट के साथ व्यापार होगा, विदेशी कंपनियां यहाँ पे निवेश करेगी, तो ऐसे में टेक्नोलॉजी स्वाभाविक है वो भी ग्रो करेगी, टेक्नोलॉजी में वृद्धि होगी, बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी आएगी, और जो वहाँ पे उस देश की जो टेक्नोलॉजी है जब वो यहाँ पे आएगी, उस टेक्नोलॉजी के साथ वो कंपनियां हमारे देश में उत्पादन करेगी, तो टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे शेयर होगी, तो कहीं ना कहीं भारत जैसे देश के लिए इस टेक्नोलॉजी का भी लाभ मिलेगा। और अगला है रोजगार में वृद्धि। वैश्वीकरण से किस तरह से जब बिना किसी रुकावट के साथ व्यापार होगा, तो ऐसे में हमारे देश के जो उत्पाद हैं उनकी मांग भी विदेशों में बढ़ेगी। अगर उनकी गुणवत्ता बेहतर है तो ऐसे में जब मांग बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं उत्पादन क्षमता को यहाँ पे बढ़ाना होगा, जिससे कि रोजगार में वृद्धि होगी। और इसके साथ साथ जब विदेशी कंपनियां यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे जब वो उत्पादन करेगी, यहाँ पे उत्पादन से संबंधित यूनिट स्थापित करेगी, तो ऐसे में भी रोजगार में वृद्धि होगी। तो इस तरह से ये वैश्वीकरण के भारत में सकारात्मक प्रभाव है। अब कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है जो वैश्वीकरण के फलस्वरूप होते हैं, जिसमें कि मूल्य अस्थिरता। मूल्य अस्थिरता ये देखी जा सकती है वैश्वीकरण के कारण कि किस तरह से जो विदेशी कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां कम मूल्य पर वो यहाँ पे वस्तुओं को बेच सकती है, और जिससे कि यहाँ पे हमारे देश में जो मूल्य की अस्थिरता है वो देखी जा सकती है। क्योंकि यहाँ पे अगर उस तरह की टेक्नोलॉजी का विकास नहीं होगा, उस तरह से जो उत्पादन की प्रक्रिया वो इस तरह से विकसित नहीं होगी जिससे कि कम मूल्य पे उत्पादन किया जा सके, तो कहीं ना कहीं जो मूल्य की अस्थिरता है वो देखी जाती है। और कुटीर उद्योगों का हतोत्साहित। कुटीर उद्योग कहीं ना कहीं हतोत्साहित होते हैं वैश्वीकरण के चलते, क्योंकि जो गांव में जो छोटे छोटे जो उद्योग धंधे स्थापित है वो किस तरह से गांव की जो जरूरतें हैं और गांव के जो लोग हैं उन उद्योगों में काम करते हैं, और उनके द्वारा वो हाथों से उन उत्पादों का उत्पादन किया जाता है। लेकिन जब वैश्वीकरण के चलते बाहर से बड़ी बड़ी कंपनियां आएगी, उनके द्वारा जो उत्पाद होंगे और उन उत्पादों की कीमतें बिल्कुल कम होगी, तो इसके चलते जो उपभोक्ता उन वस्तुओं को खरीदेंगे, जिसके चलते जो कुटीर उद्योगों के द्वारा उत्पादित जो वस्तुएं हैं उनकी मांग गिर जाएगी, जिससे कि कुटीर उद्योग बंद हो जाएंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव है वैश्वीकरण का। और तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास। वैश्वीकरण के चलते ये स्वाभाविक है, जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य है, सामाजिक मूल्य है, उन मूल्यों का ह्रास होता है और लोग पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने लगते हैं, जो कहीं ना कहीं भारत की दृष्टि से ये नकारात्मक स्वरूप में देखा जा सकता है। क्योंकि भारत की जो एक संस्कृति है, भारत की जो सामाजिक जो मूल्य है, उन मूल्यों को वैश्वीकरण के चलते खत्म किया जा रहा है, क्योंकि लोग बड़ी तेजी के साथ जो पाश्चात्य संस्कृति है उसको अपना रहे हैं। तो इस तरह से ये वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव है। तो यहाँ पे हमने इस स्लाइड के माध्यम से भारत में वैश्वीकरण के प्रभावों को समझा है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्या समझे कि किस तरह से जो NCERT अर्थशास्त्र विषय के कक्षा 10 के जो अध्याय 4 है, जो वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है, इसके संदर्भ में हमने हर एक टॉपिक को बड़े ही डिटेल में समझा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।